मेरा नाम परी है। यह दुख भरी कहानी मेरी माँ से शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होती है। मैं नहीं जानती यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, लेकिन बस इतना पता है कि मैं जब 12 साल की थी तो उस समय अमन 10 साल का था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं अपने चाचा का हाथ थामे इस घर में पहुंची थी, जो मेरा ददिहाल था। लेकिन मैं पहली बार यहाँ आई थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। बड़े से आंगन में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। कुछ औरतें बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। 2 मर्द भी थे, लेकिन सभी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। उनकी गजबनाक नज़रों को देखकर मैं अपने चाचा के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई थी। मेरा हाथ अभी चाचा के हाथ में था, जो कि अब डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। मेरे चाचा मुझे अपने साथ लेकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे। चाचा जी कहने लगे, माँ, यह राजवीर की बेटी है। राजवीर और उसकी पत्नी हादसे का शिकार होकर जान गंवा बैठे हैं। यह पोती है आपकी। अब यह इसी घर में रहेगी। यह सुनना था कि तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत, जो कि रिश्ते में मेरी दादी लगती थी, चिल्लाकर कहने लगी, हरगिज़ नहीं। इस गंदे नाले की गंदगी को वहीं पर छोड़ आओ जहाँ से उठा कर लाए हो। मैं इसे कभी अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगी। मेरे चाचा कहने लगे, यह राजवीर की औलाद है माँ। कुछ भी हो, हम अपने खून को यूं बाजार की रंगीनियों में शामिल नहीं कर सकते हैं। हमारी गैरत यह गवारा नहीं करती। मेरी दादी कहने लगी, इसकी माँ मेरे बेटे को खा गई। अपनी अदाओं से उसने मेरे बेटे को फांस लिया। अरे, यह भी अपनी रगों में एक कोठे वाली का खून ही रखती है। देख लेना, कल को किसी न किसी से मुंह काला कर बैठेगी। हमारी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख देगी। दादी चाचा जी से कहने लगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गला घोटकर मार डाल इस कलमुहे को, या जिंदा जलाकर भस्म कर दे, पर ये इस घर में नहीं रहेगी। मेरी दादी का गुस्सा एक पल भी कम होने को तैयार न था। दादी मुझ पर ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे मेरा ही सब कुछ दोष हो। मैं उस वक्त में 12 साल की थी, इसलिए नहीं जानती थी कि तवायफ किसे कहते हैं, बाजार की रंगीनियों का नाम किसे दिया जाता है। मेरी माँ की क्या गलती थी, या मेरे बाप ने क्या गलती की थी कि मेरे माँ बाप के मरने पर भी सिवाय एक चाचा के कोई भी उनकी मौत पर आंसू बहाने नहीं आया था। मैं शहर में रहती थी। मैंने अपनी माँ को कभी भी बेहुदा कपड़े पहने नहीं देखा था, बल्कि मेरी माँ तो बहुत ही धार्मिक औरत थी। सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करती थी। उनका सबसे पहला काम होता था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश भी ऐसे ही की थी। बहुत ही कम उम्र में मुझे हमारी धार्मिक किताबों के बारे में सब कुछ सिखा दिया था। मैं स्कूल भी जाती थी। मेरी ज़िंदगी वैसी ही गुजर रही थी जैसे कि शरीफ घरानों में बच्चों की गुजरती है। हालांकि मैंने ना तो कभी अपना ननिहाल देखा था और ना ही ददिहाल। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे माँ बाप ही थे, जो एक हादसे का शिकार होकर मौके पर ही अपना दम तोड़ चुके थे। मैं तो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी। जब से मुझे मालूम हुआ था कि मेरे माँ बाप दोनों ही कार हादसे में मर चुके हैं, तो मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैंने अपने चाचा को अपने पास देखा था, और कुछ आस पड़ोस की औरतें थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यह सदमा बर्दाश्त किया था। चाचा ने ही मेरे सर पर हाथ रखा था, और मेरे माँ बाप के अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ लेकर गांव आ गए। मेरे दादाजी इस गांव के सरपंच थे। लोगों में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके मरने के बाद इस गांव में दादी को उतनी ही इज्जत की नज़र से देखा जाता था। गांव का कोई भी फैसला होता मेरी दादी ही किया करती थी। पैसे की खूब रेल पेल थी, लेकिन मेरे पापा को एक तवायफ से मोहब्बत हो गई। मेरे पापा लखनऊ में काम के सिलसिले में जाते थे, तो वहीं उनके दोस्त उन्हें बाजार की रंगीनियों में ले गए। वहीं उन्हें मेरी माँ से मोहब्बत हो गई, और उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली, और उन्हें एक इज्जत की ज़िंदगी देना चाहते थे। लेकिन जब माँ को गांव लेकर आए तो एक तूफ़ान था जो आ चुका था। मेरी माँ को तो किसी ने भी ससुराल में स्वीकार ही नहीं किया था, बल्कि उनके साथ साथ मेरे पापा को भी जायदाद से बेदखल करके धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरे पापा शहर आ गए और वहीं पर नौकरी करने लगे। मेरे यही चाचा कभी कभी मेरे पापा से मिलने आते थे, इसलिए मुझे उनकी पहचान थी। मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी अपना नहीं था।
सबके चेहरे पर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा था। मैं डरी सहमी चाचा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मेरी दादी की कहर भरी नजरें मुझ पर जमी थी। मेरा दिल धड़क उठा, जैसे कि किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा हो। मैं बेहद डरी हुई थी। उस बड़े से आंगन में मेरे चाचा और उनकी पत्नी और बच्चे खड़े थे। मैंने डरी सहमी नजरों से एक एक को देखा था। वो 10 साल का बच्चा सबसे कोने में खड़ा था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था। चाचा दादी की विनती कर रहे थे कि परी को घर के किसी कोने में पड़ी रहने दो, लेकिन इसे घर से बाहर मत निकालो। यह घर के सारे कामकाज कर लिया करेगी, लेकिन इसे एक पनाह की ज़रूरत है। चाचा की विनती करने पर मेरी दादी ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी थी। कहने लगी, यह जो आंगन में पुराना कमरा है ना, जिसमें कबाड़ भरा पड़ा है, इस लड़की को बोलो कि वहीं कोने में अपना बिस्तर लगा ले और हमारी अनुमति के बगैर यह कुछ भी नहीं करेगी। चाचा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सामने बने एक स्टोर रूम के पास ले गए, जिसका लकड़ी का दरवाज़ा था। उसकी कुंडी खोलकर जब दरवाज़ा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा था। चाचा ने छोटा सा बल्ब जलाया तो वहाँ पर घर के फालतू सामान के अलावा कुछ न था। मुझे उस समय में खुद भी एक फालतू सामान की तरह लग रही थी। चाचा ने ही कमरे की थोड़ी बहुत सफाई की थी और वहाँ एक कोने में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं आज तक कभी अकेली नहीं सोई थी। मुझे अकेलेपन से डर लगता था। मेरी माँ मेरे साथ ही सोती थी। मेरे सोने के बाद वह दूसरे कमरे में चली जाती थी, लेकिन अगर बीच में मेरी आँख खुल जाती तो मैं रोने और चिल्लाने लगती थी। मुझे अंधेरे और अकेले कमरे से बहुत डर महसूस होता था, लेकिन यहाँ कोई न था, इसलिए मैं खामोशी से कोने में बैठ गई। तो चाचा कहने लगे, कुछ खाओगी परी? भूख तो मुझे लगी थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे चाचा मुझे वहीं कमरे में बिठाकर बाहर चले गए, लेकिन जब वापस आए तो 2 सूखी रोटियां और उस पर एक अचार का पीस रखा हुआ था। कहने लगे, यह खा लो, अभी दादी गुस्से में है, इसलिए तुम्हें इसी पर गुजर बसर करना पड़ेगा। लेकिन देखो, जैसे ही दादी का गुस्सा कम होगा तो तुम्हारा समय भी बदल जाएगा। वह सब देखकर अपने माँ बाप की याद मुझे फिर से आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे बासी रोटी भी नहीं खिलाई थी। मेरी माँ मुझे हमेशा ताज़ा रोटी देती थी, लेकिन माँ बाप के साथ मेरी सारी खुशियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो वही 10 साल का बच्चा दरवाजे के बाहर से मुझे रोते हुए देख रहा था। चाचा ने उसे देखा तो वह उन्हें पापा कह रहा था। शायद उनका बेटा था। चाचा उसे कमरे से बाहर ले गए। समय यूं ही गुजरने लगा था। सारे घर के काम धीरे धीरे मेरे जिम्मे लगने लगे। मुझे ना तो मेरी चाची अच्छा समझती थी और ना ही उनकी औलादे, सिवाय एक के। शुरू के कुछ महीने तो वो बस मुझे गौर से देखता रहता था। ना तो उसने आज तक मुझसे बात की थी, ना ही कोई अपना काम कहा था। वह मेरे सबसे छोटे चाचा का इकलौता बेटा था। सगा बेटा नहीं था। उन्होंने उसे गोद लिया था। शादी के 5 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टरों से चेकअप करवाया था, जिसमें पता चला कि मेरी चाची कभी मां नहीं बन सकती, और चाची की बहन ने उन्हें अपना बेटे को दे दिया ताकि चाची का घर न टूटे और चाचा कहीं दूसरी शादी न कर ले। उसका नाम अमन था। सबसे छोटा था, इसलिए सबका लाडला भी बहुत था। लेकिन एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मेरे हाथ से शीशे का गिलास टूट गया, जिस पर एक जोरदार थप्पड़ दादी ने मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगी, अंधी हो गई है क्या? इतना कीमती गिलास तूने तोड़ दिया। आज तो मैं तुझे भूखा रखूंगी। एक दिन भूखी रहेगी तो अगले दिन काम भी ठीक से करेगी। मेरा कान बुरी तरह से मरोड़ कर मेरी दादी मुझे खींचते हुए बाहर ले आई और मुझे कमरे में धकेल कर फेंक दिया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर गई और रोने लगी। वहाँ कोई ऐसा ना था जो मेरे आंसू पोंछता। चाचा ने भी दोबारा पलट कर नहीं पूछा था। भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, क्यों रो रही हो आप? मैं उस वक्त दोनों घुटनों पर बाजू फैलाए अपना मुंह अपने बाजू में छुपाए रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने चेहरा उठाकर उसे देखा और कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, यह किस्मत क्या होती है?
मैंने कहा, तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं हूँ। मुझे दुख होता है जब दादी और घर के सब लोग आपको बुरा भला कहते हैं। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से देखती रही कि जब बाकी घर वालों को मुझ पर दया नहीं आती है तो इसे क्यों दुख होता है। अभी मैं यह सोच ही रही थी जब उसने अपने हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। मैंने जब उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उस वक्त एक वही इंसान था जो मुझे अपना लगा था, या शायद वह बच्चा था, और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। उसे कोई मतलब नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरी माँ को किस नाम से बुलाया जाता है। मैंने एकदम ही उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे माँ बाप ना जाने क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाती है और फिर दादी के हाथों मुझे मार खानी पड़ती है। मैं उस छोटे से बच्चे से ना जाने क्यों अपने दिल की हर बात कह रही थी, रो रही थी। शायद अमन से ही मुझे हमदर्दी के दो बोल सुनने को मिले थे। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। फिर तो जैसे यह सिलसिला जारी हो गया था। अमन हमेशा मेरे पास उस समय आता जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते थे। धीरे धीरे मुझे अमन की आदत होने लगी थी। मैं दिन भर की हर कड़वाहट जब तक रात में अमन से कह न देती, मुझे सुकून नहीं मिलता था, और वह भी किसी अच्छे दोस्त की तरह से मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता था। मेरे बहते आंसुओं को ना जाने कितनी बार उसने अपने छोटे छोटे हाथों से साफ किया था। समय यूं ही गुजर रहा था। मुझे ना तो किसी ने स्कूल में दाखिला करवाया, ना ही पढ़ाया, लेकिन अमन जब भी स्कूल से आता तो मुझे भी पढ़ाता। अपना बैग खोलकर मेरे पास बैठ जाता और वह मुझे सब कुछ सिखा देता। पढ़ाई में मेरा दिमाग पहले से ही तेज था। जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ थी उस समय 4th क्लास में थी। अब अमन जो भी मुझे पढ़ाता था फौरन मेरे दिमाग में बैठ जाता था। 2 साल बीत गए थे। मैं 14 साल की हो चुकी थी, लेकिन दादी का दिल मेरी तरफ से जरा भी नर्म नहीं हुआ। अभी मुझे सूखी रोटी के साथ कभी अचार, कभी प्याज और कभी हरी मिर्च ही मिलती थी। लेकिन अमन अपनी प्लेट में ज़्यादा खाना ले लेता और फिर अपना बचा हुआ खाना किचन में रख देता था। रात को सब सो जाते तो मुझे ला कर दे देता। कभी स्कूल के पैसों को बचाकर मेरे लिए खाने की चीज़ ले आता। समय यूं ही गुजरने लगा। मैं 18 साल की हो चुकी थी और अमन 16 साल का था। उन्हीं दिनों मेरे बड़े चाचा का बेटा, जो कई सालों से विदेश में पढ़ाई करने गया था, वह वापस आ गया। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत औरत थी, इसलिए मैंने भी उन्हीं का हुस्न पाया था। मेरी गोरी सफ़ेद रंग, भूरी आंखें, ब्राउन बाल जो कमर तक झूलते थे। 18 साल की उम्र में मेरी खूबसूरती अपनी जवानी पर थी। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरे चाचा की बेटियों के लिए आने वाले रिश्ते मुझे पसंद करके जाते तो वह दिन मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ भरा गुजरता था, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी चाची जी से बहुत ज़्यादा मार खाने को मिलती थी। वह कहती कि तेरी वजह से मेरी बच्ची घर बैठे रह जाएगी। दादी गुस्से से कहने लगी, तवायफ है तो अपनी अदाएं तो दिखाएगी ही, लेकिन मैं भी इसको किसी के साथ शादी नहीं होगी। इसे मैं सारी ज़िंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रखूँगी। इसकी सारी जवानी यही जलाकर रख दूँगी। दादी की नफ़रत अब भी अपनी जगह पर रुकी हुई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब बाहर शोर उठा था। मैं जानती थी मेरे चाचा का बेटा बाहर देश से वापस आया है, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उन दिनों मेरी चाची ने मुझे बहुत मारा था। होठों के पास हल्का हल्का खून बह रहा था। बड़ी चाची से मार खाने के बाद भी मैं किचन में सारा काम कर रही थी कि जब तेजी से अमन किचन में आया। मुझसे कहने लगा कि सनी भाई आए हैं, आप नहीं मिलेंगे उनसे। अचानक ही उससे अपना चेहरा छुपाने के लिए दुपट्टा अपने चेहरे पर डाल दिया। उसकी तरफ मेरी पीठ थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस खाना बनाकर सो जाऊंगी। आज बहुत नींद आ रही है। ना जाने अमन कैसा था, मेरे बात करने के अंदाज से ही समझ जाता था कि मैं किसी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। फ़ौरन से वह मेरे पास आ गया। उसे अपने पास देखकर मैं फटाफट
से उसकी तरफ पीठ कर ली थी कि कहीं वह मेरे चेहरे पर जख्म का निशान देख न ले, लेकिन मैं कहाँ उसे कुछ भी छिपाने की आदी थी। उसने मेरे दोनों बाजू से मुझे पकड़ा और अपने सामने खड़ा किया, मेरे चेहरे से दुपट्टा पीछे किया। मेरे जख्मी चेहरे को देखकर उसकी आंखें लाल हुई थी। कहने लगा, बड़ी चाची जी ने मारा है ना आपको? मुझे कहाँ उसे कुछ बताने की ज़रूरत पड़ती थी। वह तो मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल पढ़ लेता था, जान जाता था कि मुझे किसने तकलीफ़ पहुंचाई है। मैंने अपने आंसू साफ किया। मैंने कहा, शायद मैं हूँ ही बदनसीब। काश कि मैं कोई काली कलूटी होती, मेरा चेहरा बदसूरत होता कि सानिया का आने वाला रिश्ता उसे ही पसंद करता, मुझे नहीं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि इग्नोर करें इन सबको, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी परवाह करने की। जब तक आप जुल्म सहती रहेंगी या करते रहेंगे, ना खुद उनके सामने बोलती हैं और ना मुझे बोलने देती हैं। जब से वह कॉलेज में आया था मुझे यही कहता था कि अब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका हाथ पकड़कर तोड़ कर रख दूंगा। लेकिन मैं उसे मना कर देती, अपनी कसम देने लगती, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसने मेरे लिए आवाज़ उठाई तो मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया जाएगा। मेरी कस्मों के आगे बेबस हो जाता। फिर कहने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं उसकी ये बातें हंसकर टाल जाती। खाना बनाकर जब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा तो पहली बार सनी ने मुझे देखा था। मैंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि जख्मी चेहरा मैं किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी नज़रों से मैं नर्वस होने लगी थी। इसलिए खाना लगाने के बाद मैं जब वहाँ से जाने लगी तो उसने दादी से कहा कि दादी, यह लड़की कौन है? दादी के चेहरे पर गुस्सा छा गया था। कहने लगी, नौकरानी है घर की, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। लेकिन खैर वह शायद जान चुका था कि मैं कौन हूँ। सनी एक खूबसूरत नौजवान लड़का था, लेकिन मैं उसके सामने जाने से कतराती थी और उसकी वजह थी उसकी नज़रें, जो मुझे अपने शरीर पर किसी आरी की तरह महसूस होती थी। कहने को तो वह मेरे चाचा का लड़का था, लेकिन शायद उसे रिश्तों की मर्यादा का कोई एहसास ही नहीं था। वह मुझे ऐसी गंदी नज़रों से देखता कि मैं अंदर तक कांप जाती थी। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन में दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। पहले तो मुझे अपना यह वहम लगा। सर्दियों की रातें थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में जल्दी ही चले जाते थे। किचन आंगन में था और आंगन बहुत बड़ा था। इतने बड़े खुले आंगन में सिर्फ एक किचन और एक स्टोर रूम ही था जहाँ मैं रहती थी। मैंने पलटकर देखा तो किचन के दरवाजे पर सनी हाथ बांधे खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। शायद उसकी नज़रों की वजह से ही मैं उलझी थी। उसे यूं किचन के दरवाजे पर देखकर मैं परेशान हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी बेसिन में रखे बर्तनों को धोया और किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन वह दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे से पीछे जाता तभी मैं बाहर जा सकती थी। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, सामने से हटे। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने आज तक तुम जैसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। हालांकि मैं लंदन से आया हूँ, लेकिन वहाँ की गोरी लड़कियों में भी ऐसी खूबसूरती और मासूमियत नहीं है जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर है। कसम से तुम्हें देखकर नज़रें हटाना भूल जाता हूँ। यह कहते हुए सनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं यूं थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। आज तक मैंने कभी किसी से अपनी ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। मैं उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े, यह क्या कर रहे हैं आप? वो कहने लगा, तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर के जज्बात काबू में नहीं आ रहे। फिर जब से यह पता चला है कि तुम छोटे चाचा की बेटी हो और तवायफ का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी इस शोषण से अपना दिल बहला लूं। यह सुनकर तो मेरा रंग एकदम उड़ गया था। मेरे कान के करीब अपना चेहरा लाकर धीरे से कहने लगा, $1 में पैसे दूंगा तुम्हें, इतनी तो तुम्हारी माँ को भी एक रात के कभी नहीं मिले होंगे। यह शब्द थे या जिल्लत का जोरदार तमाचा मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने दूसरे हाथ से खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी, मुझसे आगे से कभी इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरा इतना कहना था कि उसने मेरे बाजू को दबोच कर पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई कि मुझे बचाओ, लेकिन सनी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरी आवाज़ सुनकर सबसे पहले अमन वहाँ पहुँचा था। उसके हाथ में मेरा हाथ देखकर उसने सनी का गिरेबान पकड़ लिया।
फौरन से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं रोते हुए अमन के पीछे छुप गई। मैं वैसे ही डरपोक थी। अमन की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसने बुरी तरह से सनी का गिरेबान पकड़ रखा था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई परी का हाथ पकड़ने की। अमन की तेज आवाज़ पर बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची सब उठकर कमरों से बाहर आ गए थे। मैं अमन के पीछे लगी रोई जा रही थी। सनी ने सबको देखकर अमन से अपना गिरेबान छुड़ाया। कहने लगा, क्या बदतमीजी है अमन, इस झूठी लड़की के लिए तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे मैं तो बाहर से अपना चार्जर लेने आया था। और यह मुझसे कहने लगी, जरा किचन में मेरी बात सुन ले। मुझे लगा उसे कोई काम होगा, इसलिए मैं किचन में आ गया और वहाँ यह मेरे सीने से लग गई और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैं तो इसे अपने आप को छुड़ा रहा था कि तभी उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, अगर आज की रात तुम मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। सनी ने सबके सामने मुझे ही झूठा और बदकिरदार साबित कर दिया था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, यह झूठ है। लेकिन दादी और बड़े चाचा सभी मुझे बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि आज तो छोटे चाचा ने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अमन कहने लगा, मैं नहीं मानता कि परी ने यह बात कही है। मैं परी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन अमन अभी इतना बड़ा ना था कि उसकी बात को अहमियत दी जाती। दादी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो अमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सबके सब हैरत में डूब गए थे। अमन कहने लगा, खबरदार जो आज के बाद किसी ने परी को हाथ भी लगाया। यह सुनना था कि बड़े चाचा उसके सामने आ गए। कहने लगे, तुम कौन होते हो इस झूठी और तवायफ की बेटी के सामने दीवार बनने वाले। वो कहने लगा, आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ यही नज़र आता है कि परी की माँ तवायफ थी। क्या यह नज़र नहीं आता ये आपके ख़ानदान का खून है, आपके बेटे की औलाद है। इसके पापा आपके ही बेटे थे। इसका मतलब यह आपके ख़ानदान के खून थे और परी भी आपके ख़ानदान का खून है। इतना सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ छोटे चाचा ने अमन के मुंह पर मारा था। कहने लगे, बहुत जुबान चलाने आ गया है तुम्हें। तुम अगर मेरी अपनी औलाद होते तो अभी तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे देता। लेकिन तुम मेरे पास किसी की अमानत हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आगे से इस मामले में बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। फिर सड़कों पर रातें बसाया करोगे तो एक ही दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन अमन सबके सामने डटकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ऐसे ख़ानदान में रहने का जहाँ पर अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ ना किया जाता हो। अगर आप अपने ही बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मेरे साथ भला क्या इंसाफ करेंगे। परी बेसहारा नहीं है, इस घर पर उसका भी हक है, उसका भी हिस्सा है। गुलाम नहीं है, वह मालकिन है और मैं अब परी को उसका हक दिलवा कर रहूँगा। यह सुनना था कि सब के सब हक्का बक्का अमन की तरफ देखने लगे। सबके सामने अमन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टोर रूम में ले गया। मैं रो रही थी। मैंने कहा, अमन तुमने यह सब क्यों कहा। मुझे आदत पड़ चुकी है यह सब सुनने की और सहने की। सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो कहने लगा, यही तो गलत है। अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ, वरना आज के बाद मुझे मत रोकना और मैं रुकूंगा भी नहीं, तुम्हारी कसम पर भी नहीं। पहली बार उसने आपसे मुझे तुम कहा था, लेकिन उसके बाद मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि सबका व्यवहार मेरे साथ बदल गया था। मुझे अब कोई भी कुछ नहीं कहता था। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही चाचा ने अमन को कहा कि वह दूसरे देश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, जैसे कि सनी ने की है। सनी भी अब मुझे देखकर रुख बदल जाता था। मैं अपने कामों में बिजी रहती थी। अमन दूसरे देश जाने के लिए तैयार ना था। मैंने कहा, अमन तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें जाना चाहिए। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ परी। पहली बार उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैंने उसे टोका था। मैंने कहा, यह क्या तुम मुझे तुम कहने लगे हो और आज मेरा नाम भी ले रहे हो। जैसे पहले आप कहते थे वैसे ही कहा करो, तुमसे बड़ी हूँ मैं। वह मेरी बात पर कुछ पल मुझे बिना आंखें झपकाए देखने लगा, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, ज़रा मेरे साथ तो खड़ी होकर देखें, पूरे 5 इंच मेरा कद आपसे ऊंचा है। फिर कहने लगा कि मुझे लगता है मुझे कुछ सालों के लिए यह दूरी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके।
उसकी बात को मैं समझी नहीं थी कि उसे बाहर देश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करने और नौकरी करने से मेरा फ्यूचर कैसे सुधार सकता था। मेरी किस्मत में तो सिर्फ दुख और दर्द लिखवा कर आई थी। अगले दिन अमन मुझे वकील के पास ले गया। अमन ने कुछ पेपर वकील से लेकर मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, इन पर साइन कर दो। मैंने कहा, यह क्या है? वह कहने लगा, यह मैरिज पेपर है, इन पर साइन कर दो परी, क्योंकि तुम तो उन्हें अपना हिस्सा माफ़ कर दोगी, इसलिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारी शादी हो जाए। अमन की बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। मैंने कहा, अमन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे छोटे हो, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती और मैं जानती हूँ इस रिश्ते से क़यामत ही आ जाएगी। चाची तो कभी नहीं मानेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। अमन कहने लगा, भले ही मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं अपना जीवन साथी अपने मन से चुन सकता हूँ। अमन कहने लगा, यह शादी वैसे भी बस कागजी ही है। जब मैं विदेश से वापस आऊँगा, तुम्हारे पापा की सारी जायदाद तुम्हारा नाम लगवाकर फैसला तुम पर छोड़ दूंगा। शायद वह मेरी मदद करने के लिए यह कह रहा था। मैंने साइन कर दिए। हमने यह कोर्ट मैरिज खुफिया ही रखी थी। लंदन जाने से पहले अमन मुझसे कहने लगा, मेरा इंतज़ार करना पड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह लंदन गया था उस समय 16 साल का था। वह 4 साल के लिए लंदन चला गया और फिर इधर मुझ पर जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। एक दिन मैं सो रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात का समय था। मैं सोच रही थी कि इस समय कौन हो सकता है। सब लोग घर के अंदरूनी हिस्से में सोते थे। आंगन में तो यह किचन था या फिर मेरा स्टोर रूम था। यहाँ तो कोई भी नहीं आता था। इन दिनों दादी भी बीमार रहने लगी थी। मेरे दिल में यह डर सा हुआ कि दादी को ही कुछ ना हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने सनी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी आंखें ना जाने क्यों लाल हो रही थी। फौरन से वह कमरे में दाखिल हो गया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। कहने लगा, उस दिन तुम बच गई थी। अमन ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन देख लो कैसे मैंने चाचा को तुम्हारे खिलाफ करके अमन को कुछ ही दिन के अंदर यहाँ से रफू चक्कर कर दिया है। तुम्हारे खूबसूरती ने तो मुझे पागल करके रख दिया है और मैं जब तक अपने दिल की आग को शांत नहीं कर लेता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें छोड़ दूं। अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। तुम यह कैसे कर सकते हो? कहने लगा, तुम मेरी बहन नहीं हो और ना ही तुम मेरे चाचा का खून हो। पता नहीं किसका गंदा खून हो जिसे तुम्हारी माँ ने मेरे चाचा का नाम दिया होगा। तुम्हारी माँ तवायफ थी और तुम भी उसी तवायफ की बेटी हो और किसी का गंदा खून हो। तुम मेरी कोई भी नहीं लगती। मैं रो रही थी, उसे अपना बचाव कर रही थी, लेकिन मेरा वहाँ कोई नहीं था। उस रात मेरी किस्मत में कालिख पोती गई थी और मुझे दागदार कर गई थी। सनी ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। वह तो अपना काम करके कमरे से जा चुका था, लेकिन मैं वहीं सिसक सिसक कर रो रही थी। जी चाहा कि मर जाऊं, अपने आप को ख़त्म कर लूं। किसी ने भी मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत नहीं समझा था, बस तवायफ की बेटी समझा था। आज मुझे अपने आप में तवायफ से कम नहीं लग रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सच बताऊं तो कोई भी मेरा सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिसे मुझ पर भरोसा था वह तो 7 समंदर पार जा चुका था। मैं जानती थी कि अगर मैं और इस घर में रही तो सनी मुझे हर रात बर्बाद करेगा। यह घर मेरे लिए अब मेरी सुरक्षा की जगह नहीं रहा था। इसलिए मैंने खुद पर एक बड़ी सी चादर लपेट और उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि तवायफ की बेटी चाहे शरीफ बाप की बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन पहचानी हमेशा तवायफ जाति के नाम से ही है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी किसी कोठी की रौनक बन जाना चाहिए। शरीफ की ज़िंदगी शायद हमारे लिए नहीं होती। मैं यही सोच रही थी और सुनसान सड़क पर तेज कदम उठाती जा रही थी। रात की जिस पहर में घर से बाहर निकली थी, गलियां एकदम सुनसान थी, सड़कें वीरान थी। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे मैं एक गाड़ी से टकरा गई थी।
गाड़ी से टकराकर मैं बहुत ज़ोर से सड़क पर गिरी थी और होशो हवास खो चुकी थी। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने 50-55 साल की लगभग औरत खड़ी थी। मुझे मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उसे क्या बताती? अगर मैं उसे सच बता देती तो शायद मुझे दोबारा उन्हीं लोगों के पास छोड़ देती जो मेरे रक्षक कम और मेरी बर्बादी का कारण ज़्यादा बने। मेरे सर पर गहरी चोट भी आई थी, इसलिए मैंने बहाना कर दिया कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। यह सुनकर वह औरत कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन वह औरत मुझे अपने घर ले आई। वह काफ़ी अमीर औरत थी। उसका बेटा विदेश में सेटल था। अपनी माँ से मिलने वह कभी कभी ही आते थे। उस औरत की कपड़े सिलाई की फैक्ट्री थी। मैं भी वहीं काम करने लगी। बहुत सी बेसहारा औरत फैक्ट्री में सिलाई करती थी। मेरा काम वहाँ सुपरवाइज़र का था। उन बेसहारा औरतों के लिए उस बूढ़ी औरत ने एक घर लेकर दे दिया था, जिसमें खूब सारे कमरे बने हुए थे। मैं भी वहीं एक कमरे में रहने लगी। मैंने प्राइवेट से मैट्रिक किया हुआ था, जो कि अमन ने ही कराया था। फिर मैंने उस औरत के ऑफिस का काम मैंने संभाल लिया था। वह औरत बीमार रहने लगी थी, मुझ पर भरोसा करती थी। धीरे धीरे मैं ऑफिस के बहुत से काम समझ गई थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मेरे कई रिश्ते भी इस बीच आए थे, लेकिन मैं अमन के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, इसलिए मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। कभी कभी सोचती कि वह क्यों मुझे इस बंधन में डालकर चला गया। एक बार एक बहुत बड़ा ऑर्डर एक पार्टी ने मुझे देना चाहा। करोड़ों का ऑर्डर था। मैंने फ़ौरन से ही ऑफ़र स्वीकार कर लिया, लेकिन जब मैंने उसके ऑनर से मीटिंग की, ना जाने क्यों वह एक टक मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं उसे अपनी फैक्ट्री के बारे में और अपने काम के बारे में बता रही थी। मैं उसे कह रही थी कि आपको कभी भी हमारे साथ काम करने में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे वह मेरी बातों से ज़्यादा मेरे चेहरे को देखने में दिलचस्पी रखता है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, उसने फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करके मेरे हवाले कर दिए। उसके बाद जब मैं उसके चेहरे पर नज़र डाली तो उस लड़के के चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझसे कहने लगा, आपका नाम परी है ना? हालांकि मेरे साइन से कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि मेरा नाम क्या है, और यहाँ मैं फर्जी नाम से जानी जाती थी। किसी को भी मेरा असली नाम मालूम नहीं था। उस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पता नहीं क्यों मुझे वह कुछ देख भला सा लगता था। चेहरे पर हल्की सी शेव थी, खूबसूरत नौजवान था। खैर, मैंने इसका ऑर्डर तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार वह मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गया। चौकीदार ने कहा, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मैंने जब इंटरकॉम के कैमरे से उसका चेहरा देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैं हॉल में बैठे चाय पी रही थी। बाकी औरतें अपने अपने कामों में थी। वह लड़का वहीं आ गया और हैरत मुझे उस समय हुई जब बड़े धड़ल्ले से वो मेरे बगल में बैठ गया। मेरी आंखों में देखने लगा, कहने लगा, परी मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना मेरा इंतज़ार करना, कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का अमन होगा। उसका चेहरा तो बिल्कुल ही बदल गया था। पहले तो बड़ा मोटा सा हुआ करता था। घर में सब लोग उसे मोटू मोटू कहकर ही पुकारा करते थे। ध्यान देने पर मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ तो अमन की ही थी। 7 सालों में तो उसने बिल्कुल ही खुद को बदल के रख दिया था। मैं 25 साल की थी और वह 23 साल का, लेकिन ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका था। अमन कहने लगा, परी कुछ पूछा मैंने, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया था? मैंने कहा, मैं तवायफ की बेटी थी, इसलिए किसी इज़्ज़तदार घराने में रहने के काबिल न थी। वह कहने लगा, मेरे साथ चलो परी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रही हूँ। वह कहने लगा, यह घर किसका है? मैंने उस औरत के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, तुमने शादी कर ली? कहने लगा, बहुत पहले ही कर चुका था। उसकी बात ने न जाने क्यों मुझे बेचैन किया था। अगर वह घर बसा चुका था तो मुझे क्यों शादी के रिश्ते में बांधे हुए था? जी तो चाहा कि उसे कह दूं कि मुझे भी आज़ाद कर दो, लेकिन जाने क्यों मैं कह ना पाई। वह कहने लगा, दादी की मौत हो चुकी है परी, और जानती हो सनी को कैंसर हो गया है। यह सुनकर मैंने उसे देखा था। मुझे देखकर कहने लगा,
मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। उसे उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आज भी मैं अपना बस खो बैठी थी और उसके सीने से लगकर रोने लगी। अब भी वह अपने हाथों से मेरे आंसू साफ कर रहा था, जैसे कभी बचपन में अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया करता था। सनी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी अमन, इसलिए मैं घर से भाग गई क्योंकि जानती थी मेरी बात पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही भरोसा करते थे। मुझ पर सबने इल्ज़ाम लगाना था, मुझे तवायफ की बेटी समझना था। काफ़ी देर के बाद मेरा दिल का बोझ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि अब वो कोई 10 साल का छोटा बच्चा नहीं था, एक भरपूर जवान मर्द था। मैं फ़ौरन से उससे पीछे हट गई। अपनी इस हरकत पर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। अमन कहने लगा, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जाना पड़ा ताकि तुम्हारे लिए घर बना सकूं, बहुत सा पैसा कमा सकूं। और आज मैं सब कुछ बन चुका हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। मैंने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मैं यहाँ खुश हूँ अमन, तुम जाकर अपनी ज़िंदगी जियो। वह कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर मेरी पत्नी के बगैर वीरान है। मैंने कहा, कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? वह कहने लगा, मेरे साथ बैठी है, लेकिन मेरे घर जाने को तैयार नहीं है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। वह कहने लगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ परी, बचपन से ही तुम मेरे दिल में बसी हुई हो, इसलिए शादी के बंधन में बांध कर ही मैं विदेश गया था ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े। लेकिन मेरी बदकिस्मती की, जब वापस आया तो पता चला तुम भाग गई हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। सनी को जब कैंसर हुआ तो उसने मुझे सच्चाई बताई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम क्यों घर से भागी थी। मैंने रो रो कर भगवान से तुम्हें मांगा था, पर इस शुक्र है उसने मेरी सुन ली। अमन की आंखों में अब भी आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बगैर अब जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरा हाथ थामे वह मुझसे कह रहा था। मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि लंबी थकान भरे सफ़र के बाद मैं भी थक चुकी थी। पूरे हक के साथ इस बार मैं अमन के सीने से लगी थी। मैंने कहा, अमन मैं भी थक चुकी हूँ, अब अकेले सफ़र तय नहीं होता, मुझे भी एक सच्चे साथी की ज़रूरत है, मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। अमन इस बार मुझे कसकर अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था, मुझे अपने साथ घर ले आया, जो अब मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।